नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैटलिस्ट में डीजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है संजय मिश्रा। मैं आपको बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम फिर से बहुत दिन बाद कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। और मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा था। कहीं ना कहीं मैं अच्छे कंटेंट की तैयारी कर रहा था, क्योंकि जैसा कि अभी आपका एग्जाम भी बहुत पास आने वाला है ना। और बोर्ड का भी एग्जाम आ रहा है, ट्वेल्थ के बच्चों का। जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, मुझे उनको भी देखना होता है। उसके साथ में जो बच्चे सिर्फ नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी। तो अभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि जो ट्वेल्थ का सिलेबस है ना, उसको मैं एग्जाम से पहले खत्म कर दूंगा। ठीक है। मतलब ट्वेल्थ का बायो का जो भी सिलेबस है, उसको मैं जो एग्जाम होने वाला है ट्वेल्थ का, उससे पहले खत्म कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद हम इलेवन शुरू करेंगे। तो हमारी जो स्ट्रेटेजी रहेगी आगे की पढ़ाई की, वो कुछ ऐसी ही रहेगी। ठीक है। तो जिससे क्या होगा, जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं, उनका भी फायदा हो जाएगा, साथ में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा एग्जाम की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो ये जो वीडियो है, इसमें हम बेसिकली जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो इकोलॉजी का पोर्शन है। ठीक है। तो बेसिकली हम इस वीडियो में इकोलॉजी को पढ़ेंगे। ये उसका पहला पार्ट होगा। वीडियो बहुत बड़ी नहीं रहेगी। ठीक है। इसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट को देखेंगे। उसके बाद में हम इस चैप्टर में 3 से 4 वीडियो छोटे छोटे 15-20 मिनट के लाएंगे और पूरे चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा कि आप बोर्ड में भी अच्छे मार्क ले आओगे। ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो नीट में भी अच्छे नंबर ले आएंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में एक चीज हमें ध्यान रखने की जरूरत है। जैसा कि हमने बताया, जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जो इकोलॉजी के अंडर आता है। किसके अंदर आता है? इकोलॉजी के अंडर आता है। तो दोस्तों, इकोलॉजी क्या है उसको हम समझेंगे, प्रॉपर उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। लेकिन हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो टर्म है ना, इकोलॉजी, वो किसने दिया था। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हेकल। क्या नाम है? हेकल। तो इन्होंने क्या है, इस टर्म को जो है वो डिस्क्राइब किया था, या इन्होंने बोला था किसको? इकोलॉजी को। ठीक है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, पहली बात तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर इन चीजों को आप लिखते हैं, हाईलाइट करके लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो बेसिकली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है। ओके। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रीटर। क्या नाम है? रीटर। मतलब अगर किसी को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो तो मैं पहले से लिख देता हूँ। रीटर, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोलॉजी। अब मित्रों, आपको मैं बताऊं ना कि थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। वो कंफ्यूजन क्या है कि अभी 2025 में जो नीट का एग्जाम हुआ था, कौन सा? नीट 2025। उसमें क्या हुआ था? उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। क्या पूछा गया था? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। और उसमें जो करेक्ट ऑप्शन था, वो था प्रोफेसर आर मिश्रा या रामदेव मिश्रा। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो अगर हम बात करेंगे कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो हम उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, वो होगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। तो मिश्रा जी जो थे, ठीक है, मैं भी मिश्रा हूं, पर मैं इकोलॉजी का फादर नहीं हूं, वो रामदेव मिश्रा सर ही है। ठीक है। उसके बाद में फादर ऑफ इकोलॉजी अगर कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप किसको बताएंगे? रेटर को बताएंगे। क्लियर है? उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और ध्यान रखने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टर्म इकोलॉजी वॉल एम्प्लॉयड फॉर स्टडी ऑफ प्लांट। ठीक है। अब देखो, ये जो पोर्शन है वो किसके अंदर आता है? बॉटनी के अंदर आता है। बॉटनी क्या है? हम देखो, पादप जगत की कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं इसमें। ठीक है, बॉटनी में। ठीक है, प्लांट किंगडम की। तो अभी ये जो टर्म है ना, इकोलॉजी, उसकी स्टडी और जो एम्प्लॉयमेंट था वो प्लांट के लिए किसने किया? तो एक साइंटिस्ट थे, वार्मिंग। क्या नाम था इनका? वार्मिंग। तो वार्मिंग ने ये चीज की थी। ठीक है। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है, नीट एंड बोर्ड दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। आप चाहे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आपको दो चीजें बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हेकल को ध्यान रखना है। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो इकोलॉजी है ना, उस टर्म को दिया था।
ओके, और डिस्क्राइब किया था। उसके अलावा प्रोफेसर आर मिश्रा, प्रोफेसर आर मिश्रा, तो मिश्रा जी को आपको याद रखना है, ये फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बोले जाते हैं। क्लियर? तो ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों अगर अब हम बात करें ना डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन में हम क्या बात करेंगे कि देखो, सबसे पहले हम बात करें ना इकोलॉजी की। किसकी बात कर रहे हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी होता क्या है? अब दोस्तों थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखना, मान लो आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ठीक है? आप मेरा लेक्चर देख रहे हो और आप किसी रूम में हो। उस रूम में आप इमेजिन करो कि आप एक रूम में लेटे हुए हो या फिर बैठे हुए हो, ठीक है? आपके हाथ में फोन है, उस फोन से आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो। आपका एक पर्सनल रूम है, ठीक है, जहाँ पे एक टेबल है, चेयर है, ठीक है, उसके अलावा आपका बेड भी है जहाँ पे आप लेटे हुए हो, ठीक है, एक बल्ब भी लटका हुआ है जो जल रहा है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ खाने पीने का सामान हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर है? अब आप इमेजिन करो कि आप इस रूम में क्या हो, अकेले क्या हो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। क्या हो? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हो सकता है आपके रूम में कोई चूहा भी हो सकता है ना, बहुत सारी बैक्टीरिया भी होंगी, क्योंकि साफ सफाई तो आप करते नहीं हो, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो अब ध्यान देने की जरूरत है कि अगर मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, या आपकी स्टडी कर रहा हूं, या आपके बारे में स्टडी कर रहा हूं, तो आप हो गए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप क्या हो गए? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। उसके अलावा आपके आसपास जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं, वो चीजें क्या हो सकती हैं? बायोटिक हो सकती हैं। बायोटिक का मतलब ये हो गया कि वो जो चीज है वो लिविंग हो सकती है, मतलब उसके अंदर जीवन हो सकता है। दूसरी एबायोटिक हो सकती है। एबायोटिक का मतलब ऐसी चीजें जिनके अंदर जीवन नहीं है, या फिर हम उनको क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन लिविंग बोलेंगे। तो अब ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके आसपास जो भी बायोटिक और एबायोटिक चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके साथ आपका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन भी हो रहा है। जैसे फोन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हो, बेड पे आप लेटे हुए हो, ठीक है, चूहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, आपकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है। बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन कर सकती है ना, उसके कारण आपको डिजीज हो सकती है। मतलब मैं नहीं चाहता आपको कोई डिजीज हो, बस हम ये चीजें कल्पना कर रहे हैं। तो आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, और आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें बहुत सारी बायोटिक और एबायोटिक चीजें भी प्रेजेंट है। तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, इन सारी चीजों की अगर हम स्टडी करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इकोलॉजी बोलेंगे। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं इसको किताबी भाषा में एक बार दोबारा से समझाता हूँ। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद दियर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। अब दोस्तों अगर हम मान लेते हैं एक फॉर एग्जांपल कि ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, ये प्लांट किसी ऐसी एरिया में लगा है, ठीक है, नेचर में किसी एक ऐसी एरिया में लगा है, किसी एक ऐसी फील्ड में लगा है जहां आसपास क्या हो सकता है? वाटर भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? वाटर होना जरूरी है ना, होगा ही कहीं ना कहीं। उसके अलावा क्या होगी? सॉइल होगी, है ना। सॉइल के अलावा क्या हो सकती है? देखो, अब खुले आसमान में होगा तो सनलाइट भी होगी। क्लियर है? क्या होगी? सनलाइट होगी। अब दोस्तों सनलाइट के अलावा देखो, इसके आसपास बहुत सारी बर्ड भी हो सकती हैं, इसके आसपास बहुत सारी बर्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है? इसके आसपास हो सकता है कि कुछ गिलहरी हो, है ना, ऐसा हो सकता है, हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा? हो सकता है कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा हो, कोई दादाजी जा रहे हो, उन्हें सोचा हो कि थोड़ी देर हम पेड़ के नीचे क्या कर लेते हैं, छांव में रुक लेते हैं। इस सॉइल में बहुत सारी चींटियां भी होंगी, बहुत सारी चींटियां भी होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा देखो, अब ये प्लांट जहाँ पे लगा है वहां का अपना कोई ना कोई विंड होगा, है ना, क्योंकि वहां पे एयर का होना भी जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब देखो, जो चींटी है आसपास है, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया भी हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं?
बैक्टीरिया भी हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं। इन सारी चीजों की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि जैसे विंड है, क्या है, विंड है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है, मिट्टी है, और उसके अलावा क्या है, सनलाइट है। ये सब सारी चीजें कैसी हैं, नॉन लिविंग है। क्या है, नॉन लिविंग है, लेकिन उस इन्वायरमेंट में जहां पे प्लांट लगा है प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट। अब भाई और ये सारी चीजें जरूरी भी हैं। जैसे विंड क्या है, प्लांट CO2 का अपटेक करेगा हवा के द्वारा, ठीक है। वाटर का अपटेक करेगा अपनी ग्रोथ के लिए। सॉइल पे वो ग्रो करेगा, ठीक है, बिना सॉइल के बिना सपोर्ट के वो रह ही नहीं सकता, ठीक है। उसके अलावा सनलाइट के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए ये जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो जरूरी हैं, और ये सब कहीं ना कहीं से प्लांट्स की हेल्प भी कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ में, उसके रिप्रोडक्शन में भी करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें क्या है कि ये प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। अब उसके अलावा प्लांट इटसेल्फ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे बर्ड होगी, ठीक है, ठीक है, और बहुत सारी ये मान के चलो बर्ड्स हैं, ठीक है, या फिर एक मैन है, या और जो भी हो सकता है। ऐसी चीजें क्या है, इस प्लांट के आसपास और भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, है ना। तो ये सारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट है या लिविंग कंपोनेंट है, लिविंग कंपोनेंट है, या फिर इनको हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। तो अब ये देखो, कहीं ना कहीं दोनों चीजें क्या है, इसके लिए रोल प्ले कर रही हैं। अब जैसे बर्ड प्लांट की क्या हेल्प करेगी, तो बर्ड क्या है, अपने फूड के लिए कहीं ना कहीं आएगी, क्या करेगी, प्लांट पर बैठेगी, ठीक है, अपने फूड के लिए। अब वो हो सकता है पॉलिनेशन में हेल्प करे, किसके, प्लांट के पॉलिनेशन में भी हेल्प करेगी। उसके अलावा उसके सीड को, मतलब मान लो कोई फ्रूट है जो बर्ड ने खाई, अब उसको वो ले जाएगी कहीं दूर, उसके सीड को छोड़ देगी तो नया प्लांट, तो डिस्पर्शन में भी हेल्प कर रही है, ठीक है। मैन है तो उसको अफेक्ट भी कर सकता है या उसकी हेल्प भी कर सकता है ना, पेड़ को पानी भी दे सकता है, पेड़ की कोई टहनी को या किसी ब्रांच को तोड़ भी सकता है, ठीक है। आंट जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प कर सकती हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया उसको कोई डिजीज भी कर सकता है ना। जरूरी नहीं है कि सब अच्छे काम ही करें, कुछ लोग होते हैं जो बुरा काम भी करते हैं। जैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग बुरा काम भी करते हैं, आपको अच्छे से पढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो अभी बैक्टीरिया है उसको डिजीज कॉज करेगी, ये सारी चीजें हैं। तो ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट जो भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, जो भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट का आप मतलब ये समझ लो कि सराउंडिंग में जो भी सारी चीजें प्रेजेंट हैं वो सब कुछ इन्वायरमेंट में आती है ना। जिस चीज की आप स्टडी कर रहे हो उसके सराउंडिंग में ईच एंड एवरीथिंग वो किस में आ रही है, सराउंडिंग में आ रही है, ठीक है। तो इन सब का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जो भी है उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, इकोलॉजी में करेंगे। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन ये हो जाएगी, इकोलॉजी इज ए सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन among organism and between the organism, its biotic and abiotic factor। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, जो लिखा है उसी को हम बोल सकते हैं कि इकोलॉजी is a subject which studies the interaction among organism and between the organism and its physical abiotic environments, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर बात करेंगे ना ब्रांच ऑफ इकोलॉजी की, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। एक तो आता है ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ रिलेशंस, स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ ए सिंगल स्पीसीज विद द इन्वायरमेंट इज नोन एज ऑटो इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी में सिंपल सी बात है कि हम एक सिंगल स्पीसीज का जो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है ना, मतलब उसके आसपास के इन्वायरमेंट से, आप समझ रहे हो ना इस बात को, एक सिंगल स्पीसीज का उसके आसपास के इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं। अब जैसे अभी क्या है कि मतलब ये जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जैन का महीना है, ठीक है। अभी
व्हीट की जो फसल है वो तैयार हो रही है, ठीक है। व्हीट की जो फसल है वो तैयार हो रही है। अगर आप जाएंगे खेत में देखेंगे तो बहुत सारे गेहूं आपको देखने को मिलेंगे। तो गेहूं के पूरे फील्ड में आप देखेंगे ना, तो सिर्फ गेहूं ही लगा हुआ है। अगर हम किसी और प्लांट को कंसीडर ना करें ना, तो सारे व्हीट जो है वो एक सिंगल स्पीसीज के हैं। समझ आ रही बात? वो किसी भी वैरायटी का व्हीट हो सकता है, पर वो सारे क्या है, एक सिंगल स्पीसीज के हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, ऑटो इकोलॉजी बोलते हैं, या फिर इसको हम स्पीसीज इकोलॉजी भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें सीन इकोलॉजी, सीन इकोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ द रिलेशंस ऑफ ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज विद देयर इन्वायरमेंट्स इज नोन एज सीन इकोलॉजी। जैसे हम किसी कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं, कम्युनिटी का मतलब मान लो आपके बाबा की कोई बगिया है ना, आपके बाबा जमींदार हैं भाई, और उनकी कोई बहुत बड़ी बगिया है। तो उसमें क्या है, एक मान लो मैंगो ट्री लगा है, ठीक है, और एक ब्लैकबेरी का भी ट्री लगा है, और उसके अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, ठीक है। बगल में कोई सरसों का खेत भी है, ठीक है, जहां आप कोई मस्त गाना बजा के और अपनी सेल्फी वेल्फी ले रहे हैं, ठीक है, रील शूट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी कम्युनिटी को स्टडी करते हैं उसके आसपास के इन्वायरमेंट से, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, है ना, पहाड़ दिख रहे हैं, कुछ बड़े पेड़ दिख रहे हैं, कुछ छोटे पेड़ दिख रहे हैं, कुछ फ्लावर्स भी दिख रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गई, कम्युनिटी हो गई। आप समझ रहे हो बात को? तो कई सारे डिफरेंट स्पीसीज को मिला के एक क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। तो उसकी स्टडी अगर हम उसके इन्वायरमेंट से क्या रिलेशंस हैं उसको हम स्टडी करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिनिकोलॉजी बोलेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की। इकोलॉजिकल हायरार्की क्या है? हायरार्की मतलब जैसे आपके घर की बात करूँ ना, तो सबसे बड़े कौन है, आपके दादाजी हैं, है ना। उसके बाद में उनसे छोटे आपके पिताजी, आपके अंकल आते हैं, फिर उनसे छोटे आप आते हैं। तो ये एक हायरार्की है कि सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, है ना, ऐसे। तो अगर हम ले मतलब इकोलॉजिकल सिस्टम से देखें, अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम को देखेंगे, है ना, तो बायोलॉजिकल सिस्टम हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है भाई, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे यूनिसेलुलर से लेके और लार्ज एनिमल तक पाए जाते हैं, और प्लांट तक, है ना। लार्ज एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, उनका आपस में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन भी होता है, आपस में उनकी रिलेशनशिप भी होती है। तो अगर हम लेवल देखें ना बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, फिर एक सेल का निर्माण होता है, ठीक है। फिर बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। बहुत सारे टिश्यू, लाखों करोड़ों टिश्यू मिलके फिर क्या बनाते हैं, मतलब हजारों लाखों टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, ठीक है। फिर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर कई सारे ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाती हैं। फिर बहुत सारी कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, बायोम्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इनका क्या है, लेवल होता है हायरार्की का, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। आपको बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो हमको पढ़ना है, ठीक है। उसमें क्या है कि इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या क्या दिया है, एक तो ऑर्गेनिज्म दिया है, ठीक है, उसके अलावा पॉपुलेशन दिया है, कम्युनिटी दिया है, और उसके बाद में क्या दिया है, बायोम दिया है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में हमको क्या करना है, सिर्फ पॉपुलेशन लेवल तक पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑर्गेनिज्म या फिर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म देखो कोई भी बायोलॉजिकल एंटिटी, एनी बायोलॉजिकल एंटिटी which may be which में बी, कोई भी प्लांट हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई फंजाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई, हो सकता है। कोई फंजाई हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकती है ना, कोई बैक्टीरिया हो सकती है। तो कोई भी लिविंग बायोलॉजिकल एंटिटी जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है?
तो अभी देखो, अगर हम बात करेंगे ना, तो एक तो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ये जो इनके हैं क्या है, डिफरेंट हायरार्की हैं। ठीक है, बायोम के बाद में क्या आता है, बायोस्फीयर आता है जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो लेकिन हमको जो पढ़ना है ना डिटेल में, वो क्या है, पॉपुलेशन लेवल या पॉपुलेशन इकोलॉजी तक डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम यहीं पे बाइंड अप करेंगे। इसके बाद में देखो, दूसरे लेक्चर में हम क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिनको हमें अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। एक्चुअली वो बोर्ड में शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, है ना, बोर्ड में शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस है, उसके अलावा नीट में उसको पूछ भी लिया जाता है बहुत सारे ऑप्शंस में। ठीक है, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप कर देते हैं, तब तक आप अपने बाकी सब्जेक्ट को रिवाइज करो। ठीक है, और आई होप आप थोड़ा नोट्स वगैरह बनाया करो या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लेना इनकी। ठीक है, अच्छे से स्टडी करना। कल हम फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए जज्बे के साथ। ठीक है, और देखो, इसको पढ़ाने का हमारा मतलब यही है कि स्टार्टिंग से हर बच्चा पढ़ता है, लास्ट के चैप्टर जो है वो छूट जाते हैं, तो हम लास्ट के चैप्टर से शुरू करेंगे और स्टार्टिंग तक जाएंगे, ताकि जो थोड़े डिफिकल्ट पोर्शन है, जैसे कि 3 चैप्टर ऐसे हैं जो डिफिकल्ट हैं, एक तो मॉलिकुलर, एक इनहेरिटेंस, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट।